मोहन यादव जी, मैं आपसे शुरुआत से शुरू करती हूं और पूछना चाहती हूं कि आप आरएसएस, एबीवीपी में काम कर चुके, वहां से शुरुआत हुई। आज जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या मानते हैं कि उस ट्रेनिंग का आप आज क्या लाभ उठा पा रहे हैं, जनता को दे पा रहे हैं? देखिए, जनता से जुड़ने के लिए ही ये सबसे बड़ा बेस बनता है। चाहे संघ में काम करो, चाहे विद्यार्थी परिषद में काम करो, हमारे लिए आम जनता के साथ खड़े होकर के काम करने के लिए ये बहुत महत्व की बात रहती है। जब हम लोक संग्रह की दृष्टि से बात करते हैं, लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए, अलग अलग प्रकार के विचारों को जोड़ करके एक साथ खड़े करने के लिए, तो हम अपने आप को वो सब ट्रेनिंग में आ जाता है कि विचारों की अलग विविधता होती है, लेकिन एक साथ बैठ करके एक जैसी बात सोचना, अच्छे बुरे का फर्क करना, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना और राष्ट्रवादी विचारों पे अंततः हमारी दृष्टिकोण पे जा करके एक अपने आप में व्यक्ति को ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। ये आमतौर पर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, राष्ट्रवादी संगठनों का ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसका लाभ मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली और हम जैसे सब लोग भाग्यशाली हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, जो कार्यकर्ता बने। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके समय में मध्य प्रदेश में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेसवे हो, भोपाल इंदौर मेट्रो हो, चंबल एक्सप्रेसवे हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, और इनके साथ साथ आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ये फ्लैगशिप स्कीम्स का समन्वय कैसे बनाते हैं? और हर राज्य में देखना पड़ता है कि प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ती है, तो प्रायोरिटी फिक्स करने में आपके उस वक्त मन में, जहन में क्या रहता है कि किस स्कीम को कितने पैसे दिए जाएं? देखिए, बहुत सरल है। जब हम मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, मैं जहाँ बना हूँ मुख्यमंत्री, उसके पहले मैं शिक्षा मंत्री था, उसके पहले मैं विधायक और टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन रहा हूँ, उसके और पहले मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष लगभग 8 साल रहा हूँ। और हर जगह हमने वित्तीय व्यवस्था में संसाधनों को बढ़ा करके सुव्यवस्था स्थापित करके, जैसे मैं विकास प्राधिकरण में बना तब उस समय में लगभग 4-5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हमारा बजट था, उसको 100 करोड़ तक ले गया था। जब मैं टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना तो उसका भी बिजनेस हमने बहुत जबरदस्त बढ़ाया था, कई पुरस्कार जीते थे। बाद में मैं शिक्षा मंत्री बना तो 2020 में सबसे पहले शिक्षा नीति देश में कहीं लागू हुई है, तो मध्य प्रदेश में लागू हुई। उसी प्रकार से जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने कहा हमारे पास कोई योजना बंद नहीं करेंगे, कोई नया कर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो हमारा बजट है 5 साल में इसको डबल करेंगे। मुझे इस बात का संतोष से सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में आज मध्य प्रदेश आ गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और इसीलिए उन सारी चीजों को बराबरी से कर रहे हैं कि एक बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पर्याप्त धनराशि निवेश करें, दूसरा योजनाओं के लिए जो जनकल्याणकारी योजना उसको भी बराबर रखें। इसीलिए लाडली लक्ष्मी योजना में भी 1,25,27,000 बहनें हैं, उनकी राशि हर महीने डालना, किसान सम्मान निधि बराबर देना, सारी जितनी 106 प्रकार की योजना है सबके लिए पर्याप्त धनराशि देते हुए भारत सरकार के जो वित्तीय व्यवस्था के उच्चतम मापदंड है उसके दायरे में रह करके हमारी आय बढ़ाना और खर्च को कंट्रोल करना, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव जी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तेजी से उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ जीएसडीपी जो है वो लगभग 11% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। इसका राज क्या है? आप ये इकोनॉमी जो ग्रोथ है, राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है भारत में, ये मध्य प्रदेश में आप कैसे हासिल कर रहे हैं? ये दिशा आपने सही पकड़ा है, इस बात को हमने बहुत सरलता से किया है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी पहले से, लेकिन हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ना था और उसी आधार पर पहले जीआईएस आमतौर पर इंदौर में होती थी 2-3 साल में, हम इसको भोपाल में भी ले गए और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की
और इसीलिए समान रूप से सभी निवेशकों पे ध्यान देते हुए लगभग 2 साल में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मैदान पे उतार करके चालू कराया। ये हमारे अपने राज्य की ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन भी कर लेते हैं और इल्जाम ये भी लगते हैं कि राहुल गांधी तो ये कहते ही रहते हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर पर ही बीजेपी की पूरी राजनीति चल रही है। उन्हें क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी जी के बारे में कौन गंभीरता रखता, आप मेरे को बता तो दो। राहुल गांधी जी ऐसी हल्की बोल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, बड़े बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता अपोजिशन लीडर रहे, कहाँ राहुल गांधी उस पद को गौरवान्वित करना चाहिए था। कितना बड़ा मौका मिला, लेकिन उसको पतन के पाताल के नीचे तक ले गए। ये दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए और हमारे सब के लिए भी। आप बताइए, अपोजिशन का लीडर, भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक हो रही है और वो सेना का मनोबल गिराए, ऐसा कभी हुआ क्या? 71 में बांग्लादेश के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी दृढ़ता के साथ खड़े रहे और देश के साथ उन्होंने कहा हम सेना के साथ है, और देश के मामले में पक्ष विपक्ष जब राष्ट्रीय संकट हो तो इकट्ठा रहना चाहिए। ये सीखना चाहिए राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल गांधी जी मानते ही नहीं, इसलिए जनता भी नहीं मानती, इसलिए उनकी खुद की पार्टी के लोग नहीं मानते। तो हम क्या करें? कांग्रेस के लोग कहते राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता शशि थरूर से लेकर के लंबी लाइनें जो राहुल गांधी जी के इन विचारों से उनकी पार्टी में उनको एक तरह से। मध्य प्रदेश में चल रही नदी जोड़ो परियोजना दुनिया में कई बार इसकी कोशिश हुई है, पर कभी कोई सक्सेसफुल मॉडल लॉन्ग टर्म पर देखने को नहीं मिला है। आप अपने राज्य में इस तरह की परियोजना के बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आम नागरिकों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत सरल सिद्धांत है। हमारे यहाँ अतीत के काल से जल, वायु, इन सब मामलों में कहीं कोई सीमा नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज के समय में मोदी जी को लेकर के मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस बात के लिए गुंजाइश दी कि ये जो राष्ट्रीय परियोजना 2 राज्यों के हित में अगर होगी तो उसकी 90% राशि भारत सरकार देगी। अब मैं केवल उदाहरण देना चाहूँगा राजस्थान का। हमारे यहाँ तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में है, और ऐसे में हमारा राजस्थान के 15 जिले सालों से पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए भारी कष्ट में थे। और हमारी नदी चंबल, पार्वती काली सिंध चंबल योजना से चंबल बह करके सीधी गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कई सालों से। लेकिन ये माननीय अटल जी के टाइम पे योजना बनी थी लगभग 20-25 साल पहले, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ तालमेल न होने के कांग्रेस ने उस विषय को लटकाए रखा और उलझाते रहिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को। और हमने अपने राज्य के बीच 2 राज्य, भारत के हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्य मिलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा और राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना को पूरा करके उस पर लगभग 70,000 करोड़ की धनराशि माननीय मोदी जी ने मंजूर की और उनके मौजूदगी में हमने शुभारंभ किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे दोनों राज्य के लोगों का एक तरह से जीवन बदलने वाला है। और ये मोदी जी के शब्दों में कि अब ये समय बदला कि जो परस्पर राज्य सौहार्दपूर्ण के अपने नए मिसाल कायम करे बजाय लड़ने के। अदरवाइज दक्षिण के केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु मुकदमे लड़ रहे हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटना हो जाती। तो अब ये बताओ, राजस्थान कोई पाकिस्तान है क्या? हमको मदद नहीं करना चाहिए क्या? अरे उनको पानी चाहिए और हमारे पास ज्यादा 2-5% ज्यादा है। हमारे अधिकारी कह रहे थे नहीं साहब हमारा पानी ज्यादा क्यों दें? हमने कहा आपका क्या मत है? बोले हम नहीं दे सकते। मैंने कहा आप ना लिख दो, हम तो राजनेता, हमको राजस्थान से भी प्रेम है, मध्य प्रदेश से प्रेम है, हम हाँ लिख देंगे और वो कोई योजना चालू। इतना ही तो करना था, और क्या करना था? यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को तो पानी दे रही थी, लेकिन आपके सामने ही है राजस्थान के। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि अब आज तक वो इतने समय उनकी सरकारें रही, वो उस पर आगे नहीं बढ़े, तो वो उनकी कमजोरी थी। हम तो इस पक्ष में है कि इस तरह के माहौल में
सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए और पूरे देश के परस्पर राज्यों के संबंध हमारी एकजुटता के होना चाहिए। मोहन यादव जी, चुनाव इस देश में हर वक्त रहते हैं। अब भी 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है। इन राज्यों में बीजेपी की साख असम में छोड़कर बहुत ज्यादा कहीं नहीं है। आप इन 5 राज्यों के चुनाव को कैसे देख रहे हैं और बीजेपी के लिए कहीं बढ़ने की आपको जगह नजर आ रही है? बहुत जगह है। देखिए, असम तो हमारा सौभाग्य की बात है। आज असम उन्नति के दर पे कहाँ जा रहा है, हमारी सरकार होने कारण से। मेरे मित्र हेमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री असम, उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है असम भी। बगल के बंगाल तो आज़ादी के पहले से बहुत अच्छा प्रांत माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ पहले कम्युनिस्टों ने, बाद में ममता जी ने बंगाल और बंगाल के लोगों का बहुत एक तरह से समय बिगड़ा है। मैं बीते समय बंगाल में काम करने गया था पार्टी की तरफ से भी, लेकिन बीते समय 6 से हमारी पार्टी एकदम 90 के आगे आई है। और ये मान के चलो, इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से 5 राज्यों में 2 राज्यों में सरकार बन रही है। असम में रिपीट हो रहे और बंगाल में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है। ये तय दिख रहा, माहौल चारों तरफ इस प्रकार का दिखाई दे। यानी कि तमिलनाडु के सपने छोड़ दिए? नहीं, तमिलनाडु में हमारी सहयोगी दल की सरकार बनेगी। अभी तो मैंने अपने दल की बात कही है, एनडीए भी तो है। एनडीए के साथ हम तमिलनाडु में रोल अच्छा अदा करने वाले हैं। तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं आपने इलेक्शन कमीशन को अपने बस में कर लिया, इसीलिए सारे चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, खिसियानी भली खंबा नोच है। जहां वो हारते हैं वो हमेशा ऐसी बात करते हैं। वो अभी से तैयार हो जाए, वो उनको बोलना है तो बोले। लेकिन आप बताइए, पूरे देश में मोदी जी के कार्य करने की शैली, जनता की भाजपा के प्रति पसंद, इसलिए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हुई है। इसलिए 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे दलों की मिलकर के एनडीए की सरकार है। आजकल संसद चल रही है और राहुल गांधी आक्रामक हैं, विपक्ष बहुत आक्रामक है। आपको लगता है कि विपक्षी एकता भाजपा के लिए चैलेंज हो सकती है आने वाले दिनों में? राहुल गांधी जी अपने दल के लोगों को समेट के नहीं रख पा रहे, तो वो उनके साथ वाले दलों को क्या रखेंगे? अब बताइए, उनके ही साथ में रहते रहते वो जिनके साथ जाए उनकी लुटिया डूब जाती है। अभी अभी बिहार में हाल उनके साथ क्या हुआ। अब तो कोई पार्टी उनके दल के साथ जुड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी अखिलेश जी थे, वो तो बिल्कुल कह रहे थे कि एकता है उनके इंडिया गठबंधन में। ये तेजस्वी जी भी बोल रहे थे। मैं शुभकामना दे रहा हूं, अगर ऐसा कहे तो हमारी भाजपा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि वो ऐसा बोलते रहे और वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन आने वाले चुनावों में आपको लगता नहीं कि असम में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? 10 साल का दौर रहा है। देखिए, ये समय अब विकास परक योजनाओं पे जनता के साथ चलने का है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, असम का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा में आप बताइए, हरियाणा में कभी 2 पार्टी रिपीट, बीजेपी कोई एक पार्टी रिपीट नहीं होती, हरियाणा में रिपीट हो रहा है, महाराष्ट्र में रिपीट हो रहा है। तो ये जो अब समय आया, जनता काम पसंद करती है, जनता भाजपा को पसंद करती, माननीय प्रधानमंत्री के राजनीति को और कार्यनीति को पसंद करती है। तो जनता अब जान रही है कि दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। ये निश्चित रूप से रिजल्ट आ रहा है। अब कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। विपक्ष कहता है कि आप 10,000 रुपए महिलाओं को दे देते हैं बिहार में। आपकी अपने राज्य में लाडली बहना योजना है जिसमें पैसे मिलते हैं महिलाओं को 1500 रुपए। 1.25 करोड़ महिलाओं तक ये स्कीम पहुंच रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपने एक तरह से रिश्वत देने का काम कर दिया है, इसलिए आप चुनाव जीत जाते हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ कहता नहीं। देखिए, ये हमारी तो भावना अंत्योदय की है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए गरीब आदमी की जिंदगी में मदद हो जाए, उसके जीवन से कष्ट मिट जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे राज्य की प्रोग्रेस भी पर्याप्त हो रही है और हम हर एक प्रकार की योजना के लिए धनराशि लेके चल रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की योजना लाडली लक्ष्मी से अच्छी कौन सी होगी? अब आप बताइए, उनके लोग तो कहते हैं कि महिलाओं को मत पैसे दीजिए, वो दारू पी जाती है। अब ये भाषा बोलना चाहिए क्या उनको? ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा के कारण से ही पार्टी से, सरकार से बाहर है। हमारे पास तो बहुत श्रद्धा के साथ
सभी वर्गों के जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जैसे अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, सबसे तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम खर्च कर रहे हैं और गरीब वर्ग की गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जिंदगी बेहतर करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उज्जैन से आते हैं और उज्जैन में अब सिंहस्थ का समय करीब आता जा रहा है। नासिक के बाद उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। खास बात है कि आप ही का इलाका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पर आपने किस तरह के प्रेपरेशन कर रखे हैं, क्या आयोजन कर रखे हैं और इस पर आपकी विजन क्या है? ये देखिए, उज्जैन की अगर बात कर रहे हैं तो उज्जैन से पहले सिंहस्थ पे आना चाहिए। उज्जैन में सिंहस्थ होता है ये मान लेते हैं, और सिंहस्थ यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला है। वो न केवल उज्जैन का, न केवल मध्य प्रदेश का, बल्कि देश का भी सबसे गरिमापूर्ण आयोजन है। और ऐसे समय में जब उज्जैन की आबादी तो केवल 8 लाख है, लेकिन सिंहस्थ के दरमियान वहाँ 40 करोड़ लोग आएंगे। तो 40 करोड़ लोग आकर के 2 महीने के लिए पूरा उज्जैन में अपना पूरा कार्यक्रम और कार्य का केंद्र बनाएंगे। ऐसे में उनकी सभी मूलभूत सुविधाओं सहित पूरा आयोजन भव्य दिव्य हो जाए, बाल बराबर किसी को कष्ट ना आए, इसके सारे प्रबंधन हमारी सरकार करके चल रही है। और मुझे संतोष है, हम निश्चित रूप से इस बार के सिंहस्थ 2028 को सबसे बेहतर करके रखेंगे, सबसे अच्छा होकर रखेंगे। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी है और अब आप इसका पूरा एक हिस्टोरिकल ग्रेटनेस जो है दिखाना चाहते हैं, लेकिन जोड़ रहे हैं वाराणसी के साथ। अब इसकी पॉलिटिक्स क्या है? प्रधानमंत्री वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विक्रमादित्य उज्जैन से वाराणसी, ये रिश्ता क्या बना रहे हैं? आपको मालूम है, सनातन संस्कृति के लिए बनारस का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? काशी विश्वनाथ। और आप बताएं। आप बताइए। बनारस वो नगरी है जहां राजा हरिश्चंद्र के काल के याद दिलाते हैं, जिनको सपने में उन्होंने अपना राज्य दान करने का निर्णय किया। आप कब किया? सपने में। और सुबह राजा उठते हैं और वास्तव में उस सपने के आधार पर अपना राज्य दे देते हैं। इतनी उज्जवल संस्कृति बनारस की है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठेय, सप्तैति, मोक्षदायका, ये 7 नगरियां आदिकाल से अपने आभा बिखेरती आ रही है। ऐसे में बनारस जैसी नगरी में सम्राट विक्रमादित्य का नाटक, विक्रमादित्य भी उनका विराट व्यक्तित्व वो उस काल की याद दिला देता है जो कलयुग में राम राज्य की स्थापना के समान उनने काम किया है। दानशीलता, न्यायप्रियता, विद्वत्ता, कौन सा क्षेत्र छोड़ा? विक्रमादित्य और 32 सिंहासन की पुतलियां उस काल की याद दिलाती है। विक्रमादित्य और नवरत्नों का दरबार, विक्रमादित्य और बैताल 25, आदमी तो आदमी जो हमारे राज्य की जनता की बेहतरी के लिए भूत को पकड़ लाए, वो राज्य विक्रमादित्य को उस काल की याद दिलाता। हमारे सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य के जीवन के इस पक्ष को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। इसलिए विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर भी हम खोल रहे हैं। विक्रमादित्य के काल के अलग अलग प्रकार के शोध को बढ़ावा भी दे रहे हैं। विक्रमादित्य के उस लोक रंजन की दृष्टि से उस नाट्य का लघु मंचन भी सबके सामने महानाट्य के माध्यम से कर रहे हैं। और विक्रमादित्य सच में 2000 साल पहले भी गणतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। जनता की सेवा के लिए जान की बाजी लगाने में विक्रमादित्य समान कोई शासक नहीं है। और उनके शासनकाल के बाद वो अपने बच्चे को राजा नहीं बनाते हैं, वो गणतंत्र की स्थापना के लिए जो योग्य वो बन जाएगा। इसलिए विक्रमादित्य की इतनी सारी विशेषता हैं, उन विशेषताओं पे कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से हम काफी काम कर रहे हैं। और मुझे संतोष है कि इसको देश भर में, बीते समय हम हैदराबाद गए थे, हैदराबाद में नाट्य मंचन कराया था, अभी बनारस में करने वाले हैं। लेकिन हरिश्चंद्र जी की तरह सपने में कुछ राज्य बीजेपी के पास जो हैं वो कहीं विपक्ष को देने की बात तो नहीं सोच रहे? राज्य बीजेपी को हरिश्चंद्र उनके पास है ही नहीं है।
सारे बेईमान सामने खड़े, हम भी क्या करें? हम तो हरिश्चंद्र और विक्रमादित्य के काल को याद करते हैं, और इसीलिए वो शासन के पहले जनता इसका फैसला कर देती है। लोकतंत्र में जनता से ज्यादा जागरूक कोई नहीं है। जनता के मनो मस्तिष्क में आने वाले परिणाम से सरकारों का गठन होता है। बहुत सही कहा आपने। आपके राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण पर काम चल रहा है, और एक तरह से ये राज्य ऐसा है जहां इसकी जरूरत भी बहुत है। मैं पूछना चाहती हूं कि बाघ संरक्षण पर भी बहुत काम हुआ है, कभी चीते कभी बाघ। आपका ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और इस तरह के क्षेत्र में और कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करने का इस वक्त ब्लूप्रिंट तैयार हो? ये बहुत अच्छा विषय आपने दिया है। मध्य प्रदेश में बाघों के साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ कहीं है, टाइगर रिजर्व है तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना, हमारी सरकार के आने बांधवगढ़। के बाद भी 2 हमने और बनाए। डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर भोपाल में, माधव नेशनल पार्क नवा हमने शिवपुरी में बनाया, और चीतों का भी बहुत अच्छा परिवार बढ़ रहा है, फल रहा फूल रहा है। आज 20 चीते हम लाए थे, अब 53 से ज्यादा हमारे राज्य में हो गए। तो सभी प्रकार के घड़ियाल, भेड़िए, मगरमच्छ, सब प्रकार की प्रजातियां, कछुए भी सब प्रकार के लगातार बढ़ रहे हैं। और ये आप कभी एक बार आकर के देखना, वास्तव में ये प्रक्रिया और बढ़ रही है। अब तो हमारे यहाँ लगभग 100 साल पहले हाथी चले गए थे मध्य प्रदेश से, अब 2 साल में 100 से ज्यादा हाथी हमारे राज्य में फल रहे फूल रहे हैं। और उसी के साथ साथ जंगली भैंसे भी लगभग 80-90 साल पहले पाए जाते थे। अब हम अपने असम से अगले महीने ही मध्य प्रदेश में हम अपने जंगली भैंसे भी ला करके बसाना चाहते हैं। अर्थात जंगल के अंदर सारे प्रकार के जानवरों का इकोसिस्टम बना करके, वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से भी, इको टूरिज्म की दृष्टि से भी, सब प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, सबके लिए, गिद्ध भी सब प्रकार के हमारे यहाँ पनप रहे हैं। अब तो आने वाले समय में घड़ियाल की सेंचुरी भले ही राजस्थान में है, लेकिन चंबल नदी के किनारे घड़ियालों को इसी साल हमने 53 घड़ियालों को अपनी नदी में उनके स्वच्छंद वातावरण में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। अभी मैं कछुए छोड़ के आ रहा हूँ। चीतों का बसेरा तीसरा हो गया है। ये पूरे एशिया से चीते चले गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अफ्रीका से ला करके एक तरह से पुनर्वसाहट का नया प्रयोग है देश भर में मध्य प्रदेश। अब पालनपुर कूनो, हमारा चीता उछलते कूदते कब राजस्थान चले जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे हमारे जानवरों को स्वच्छंद वातावरण में फलने फूलने बढ़ने का ये दुनिया का पहला प्रयोग है। तो मैं तो आप सबको निमंत्रण देता हूँ, कभी समय मिले तो आप आके देखना। बाघ इतने अच्छे हो गए भोपाल प्रॉपर में भी, कई सड़कों पे तो दिन में मनुष्य घूमता, रात में टाइगर घूमता है। बड़ा आनंद आएगा देख करके, इतना अच्छा हो गया मध्य प्रदेश। हाल ही में इंदौर में जो दुर्घटना हुई वाटर कंटैमिनेशन पर, ऐसा दोबारा ना हो, इस पर कौन से कड़े कदम उठाएं? नहीं, हमने तो तुरंत इसमें कड़ी कार्रवाई भी की और वो प्रबंधन भी किए, दोबारा ऐसी कोई घटना ना आए। लेकिन बाकी शहरों में ये बिल्कुल चेकिंग, प्रबंधन पूरी चिंता कर रहे हैं हम, हर हालत में ऐसी कोई घटना ना होगी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से विपक्ष का तो कहना है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपके राज्य में एलपीजी के अवेलेबिलिटी में कितनी दिक्कतें? देखिए, अब तो हरमुज जलडमरू से कितने जहाज निकल गए, नाम ही भूल गए। शिवालिक, वो जंग बहादुर, क्या क्या हमारे जहाज भारत का सीना बुलंद करते हुए तिरंगा शान के साथ आ रहा है। और अमेरिका हो या ईरान, दोनों कह रहे हैं भारत के लिए रास्ता आसान। इससे अच्छा क्या सौभाग्य की बात होगी। यह है भारत और भारत की सरकार का काम करने का तरीका, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है। मैं अंत में एक सवाल आपसे जो पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक ग्रोथ के क्रिटिकल क्रॉसरोड्स पर है। ऐसे में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और सोशल इक्विटी के सबको हर प्रोग्रेस का लाभ मिले, इस पर आप गांव में
छोटे शहरों में और नागरिकों में समन्वय कैसे बनाएंगे, इसका क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, बहुत सरल है। हमको हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए और वर्तमान के दौर में बढ़ते हुए सभी प्रकार के दुनिया के कदम भी ध्यान में लेना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश समान रूप से काम कर रहा है। एक तरफ हमारे राज्य की हेल्थ सुविधा को अच्छी करने के लिए बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। कहाँ 55 साल में हमारे यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज की स्थिति में 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में, उसमें अकेले 10 मेडिकल कॉलेज तो हमारे 2 साल में खोल दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। एयर एम्बुलेंस भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा राज्य है, तो पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला राज्य हमारा अपना राज्य है। एविएशन पॉलिसी पे काम करने के लिए भौगोलिक दृष्टि से बड़े राज्य होने के कारण से हेली सर्विसेज में टूरिज्म के सभी स्थान, रिलीजियस टूरिज्म के स्थान, आज ही मैं भोपाल से राजा राम की नगरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू कराने वाला हूं। एक हमारे यहाँ ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उज्जैन, इंदौर हेली सर्विसेज उसकी चालू होगी और इनके लिए एयरलाइंस के लिए भी हमारी सरकार की तरफ से भी उसमें सब्सिडी दे करके इन एविएशन की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट तेज गति से खोलने वाले राज्य में मध्य प्रदेश हो गया है। हमारी खुद की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी 55 साल में। उसके उलट आज की स्थिति में जब मैं बोल रहा हूं आपसे तो 1,57,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये हमारे अपने राज्य में आज की स्थिति। यानी कि रुकने वाले नहीं। कैसे रुकेंगे? आपका प्रेम है, जनता का स्नेह, भगवान का आशीर्वाद है। मोहन यादव जी, पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको जब लोग मिलते हैं तो आप कैसे जाना चाहते हैं? हर नेता की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि लोग मुझे इस चीज के लिए याद करें। वो ऐसी आपके मन में कौन सी इच्छा है जिससे मध्य प्रदेश का हर नागरिक याद करे कि ये मोहन यादव जी की देखिए, ये जो सरकार के मुखिया के नाते से उसकी जवाबदारी होती है कि गरीब से गरीब आदमी से लगा करके सभी प्रकार के नागरिकों के जीवन में बदलाव हम ला सके, उनकी सेवा हम कर सके, राज्य को बेहतर से बेहतर। आज की स्थिति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दौर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के बीच में भी आर्थिक रूप से सभी प्रकार के विकास को लेकर के अनुकूल अवसर है। मेरा प्रयास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का, हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बने, सभी सेक्टर में आगे बढ़ने का और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए जो वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो हम सबके लिए सुखी और सभी प्रकार के जीवन की अनुकूलता बनाने की कामना करते जाए, ये मूल मंत्र है। आप हमारे साथ जुड़े और मध्य प्रदेश का विजन हमारे साथ आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मौके पर जब हम टाइम्स नाउ के 20 साल की सालगिरह मना रहे हैं और आगे 100 साल भारत के, उसका रोड मैप तय कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और मैं भी शुभकामना देता हूं, आप 20 साल को 100 साल तक और आगे इसी तरह ले बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद।